मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ नुमाइश में अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़ की जानिब से हेल्थ केयर एंड एजुकेशन मौजू को लेकर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत की अहमियत को लेकर मुक़र्रिरीन ने अपने ख़यालात को पेश किया। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात ने भी अपने फ़न का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी परचम पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर जनाब डॉक्टर सैयद अली अमीर साहिब ने माँ बच्चे, सेहत, तालीम और तरबियत पर पुरमग़ज़ तकरीर की। इस प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर आसिफ कुंवर साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम मेरे वालिद के दौर से ही होता चला आ रहा है। उनके दुनिया से चले जाने के बाद हमने इस प्रोग्राम को बरकरार रखा है और मरते दम तक हम भी इस तरह के तालीमी प्रोग्राम करते रहेंगे। तो आइए नाजरीन, इस प्रोग्राम को देखते हैं, किस किस ने क्या क्या कहा, सुनिए। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। जिक्र शाह बतहा को विर्द अपना लीजिए, बेटी पर कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। तो मैं जानती हूँ कि बड़ों के सामने लबकुशाई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ। एंड आई होप यू विल लिसन टू मी केयरफुली। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर तरफ विज्ञान तथा विकास का शोर गूंज रहा है। आज हम लोग मानव युग की धारणा में जी रहे हैं। बड़ी ही चिंता का विषय है कि आज भी हमारे समाज में तमाम बुराइयां हैं और उन बुराइयों को दूर किए बिना हमारा देश सुपर पावर देश नहीं बन सकता। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, परंतु वही कुछ लोग दूसरी तरफ बेटियों के जन्म पर शोक मनाते हैं और कुछ लोग बेटियों को माँ के गर्भ में ही मौत के घाट उतार देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ये समझना होगा कि अल्लाह ताला कहता है औरत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि अल्लाह की भेजी हुई एक खूबसूरत कृति है, जिसमें अल्लाह ने परिवार संभालने की योग्यता रखी है। अगर उसकी योग्यता का सही इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बेटियां बन सकती है। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, जहांगीर रानी, हजरत महल, रज़िया सुल्तान, प्रतिभा पाटिल आदि ऐसी औरतें हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल आदि ऐसी औरतें हैं जिनके बिना हमारा देश भारत का इतिहास अधूरा है। और इस पोयम के साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि बेटियां जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम आसमान दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो, जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और साथ ही उसकी सहेली को देखकर कहते हैं कि अच्छे लगती लड़कियां ये नहीं करती। लगा करके सारी ही पाबंदियां, लगा करके सारी ही पाबंदियां, उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ विरासत में जिनको मिली बेटियां, उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां, उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां। वक्त का दामन तंग है, मैं तो आया अचानक, मुझे बुला लिया गया और मैं इसके अलावा एक थोड़ी सी बात और कहना चाहूँगा कि अगर इस नुमाइश की जो इब्तिदा है वो 1880 से हुई थी और ये वो नुमाइश है जहाँ सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इर्तिकाई मनाजिल तक ले जाने के लिए यहाँ किताबों की दुकान भी खोली थी और यहाँ पर जो है नाटक भी किया था ताकि चंदा हासिल किया जा सके। लिहाजा इस अलीगढ़ नुमाइश की तारीख
से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तारीख भी जुड़ी हुई है। हमारे प्रोफेसर अहमद साहब ने, मुझे ताज्जुब है कि ऐसे ऐसे सूरज चांद तारे इस स्टेज पर इकट्ठे किए हैं, और स्टेज ही नहीं, स्टेज से सामने जो हमारे ये सब बैठे हैं, ये सब के सब जो है वो 2-2 4-4 घंटे बोल सकते हैं, और सबकी अपनी अपनी तंजीमें हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब के मुझे मेरी डीएम साहब से लड़ाई हुई और मैंने अपना प्रोग्राम जो है वो इस साल से ड्रॉप कर दिया। दिन पे दिन हम मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। यहाँ तक के जो कुर्सियां भी रखी गई हैं वो सारी की सारी वो हैं कि जिस पर 2-3 घंटे बैठा भी नहीं जा सकता, जबकि शाम को थोड़ा सा जब ऐसे लोग आएंगे तो बड़ी बड़ी कुर्सियां बिक जाएंगी। यहाँ आने का, बच्चों को लाने का मकसद ये होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस स्टेज पर आकर हौसले के साथ में आगे बढ़े, अपना टैलेंट दिखाएं, और फिर वो जो फोटो खींचते हैं उसे सब बड़े होकर दिखाएं, देखो हमने भी नुमाइश में ये सुना है। बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरत है, एक उनकी तंदुरुस्ती अच्छी हो और फिर तालीम और तरबियत अच्छी हो। हमारे सबसे पहले ओरेटर ने मौजू का लिहाज रखते हुए बहुत अच्छी बात कही थी कि तालीम की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी माँ की गोद से शुरू होती है। मैं थोड़ा सा तनकीदी नज़र से अपनी बात कहना चाहूँगा कि जिन माँ बहनों की या जिन माँओं की गोद से और जिस घर के बुजुर्गों से बच्चों को सच बोलने की, बड़ों का इकराम करने की और दूसरों की खिदमत करने की तालीम तरबियत दी जाती थी, आज उन्हीं गोदों में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमारे बुजुर्ग ने भी कहा कि वो माँ के इतने ओबीडियंट भी नहीं है कि माँ के कहने से खाना खा लें अनटिल उनको मोबाइल न दिया जाए। इस मोबाइल में अब आप किसकी जिम्मेदारी आयद करेंगे? मोबाइल कंपनी की, कि उसने ऐसी चीज़ बनाई क्यों कि हमारे बच्चे बर्बाद नहीं। मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है कि इजराइल के बच्चों के बारे में मैंने बहुत मोतबर राय सुना है कि उनके बच्चों को मोबाइल रखना अलाउ नहीं है। उन्होंने बनाए हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए, और हम तो वहाँ बच्चे को ये सिखाते हैं कि अगर कोई कर्ज खा या कोई ऐसा आदमी नाप करने आ गया जिससे हम नहीं मिलना चाहते, तो बच्चे से कह देते हैं कि जाओ घर में, कह दो कि पापा नहीं है, और बच्चा भी ज़रा मुखलिस होता है, वो जाके कह रहा है कि पापा कह रहे हैं कि कह दो कि पापा घर पे नहीं है। जहाँ तक बच्चों की हेल्थ या बड़ों की हेल्थ का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि 3 चीज़ें इसमें सबसे अहम हैं, चाहे वो हमारी फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, या हमारी जो एनवायरनमेंट जो हमें एक माहौल देता है, चाहे उसके एतबार से हमारी हेल्थ। और इन 3 चीज़ों का ही मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा, उसी से कोई बच्चा जो है आगे बढ़ता है और बेहतर फ्यूचर बनाता है, बेहतर हेल्थ बनाता है। जैसे अभी गुल्लेर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जहाँ तक फिज़िकल हेल्थ का सवाल है, मैं समझता हूँ उसके लिए बच्चों के लिए बहुत सारे, चाहे जिम हो, चाहे डॉक्टर्स हों, या उनकी जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, उसमें जैसा गुल्लेर साहब ने कहा भी था कि चाहे वो लेडीज़ हों या फैमिली सिस्टम हो, आजकल बदकिस्मती से फैमिली सिस्टम, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता नज़र आ रहा है। और जो एक कंबाइंड फैमिली का सिस्टम होता था, जिससे बच्चे हमारे डेवलप होते थे उस माहौल में, वो एक तरफ जो है फैमिली का माहौल देता था, जिसमें दादा दादी और
नाना नानी या जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बच्चों को संभालते थे। दूसरी तरफ माँ और बाप का जो मेन रोल होता है, खास तौर से माँ का, जो अभी ये गुल्लेल भाई ने जिक्र भी किया था। हक साहब, बेग साहब, हमारे पार्टी ऑफ इंडिया के सभी अहदेदार, अंसारी साहब के बड़े बाद में आए हैं, लेकिन हमारे करीबी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सही है कि तालीम की ज़रूरत और तरबियत के साथ साथ तालीम की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। मौका नहीं है ज़्यादा बात करने का, वक्त काफ़ी तंग हो चुका है। कभी बातचीत होगी, तफसील से होगी। हमारी अक़लीती कौंसिल भी उन तमाम मौज़ूआत पर तकरीरें करती रहती है, बुलाती रहती है, आप लोगों को सुनते हैं। हालांकि इस वक्त हालात और माहौल बहुत साजगार नहीं है। मैं तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं समझता। थोड़ी या कम या तफसील के साथ आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन हमें मायूस होना नहीं चाहिए और ना अपने आप को एक तरफ रख कर जो हो रहा है उससे सिर्फ देखते रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप लोग होशियार रहिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, आगे बढ़ाइए। बच्चों की तालीम में ये तफरीक करना कि ये बहुत छोटा बच्चा है, छोटी कास्ट से आ रहा है, गुर्बत से आ रहा है, कतई गैर मानी और बेसूद है। क्या आपको याद है कि हिंदुस्तान के होने गुज़िश्ता जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब थे, उनके घर में बस्ती का काम होता। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के पास दरिया को पार करने के लिए पैसे नहीं होते थे और तमाम तफसीलात हैं। दोस्तों, मैंने मुख्तसर अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि बच्चों को तालीम दिलाएँ, तालीम के साथ तरबियत पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आपको मालूम हो कि ये बच्चा किस कौम का है, किस मज़हब का है, किस ख़ानदान का है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए मेरे दिल में बड़ी जगह है, ख़ास तौर से इस इदारे के रहनुमा जनाब आसिफ साहब, आवाज़ पहुँच रही है आप लोग, जिन्होंने मुझे इसका मौका दिया कि आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। आसिफ साहब हमारे हम पेशो, हम शरबो, हम रास्ती हैं। उन्होंने जो मौजू मुंतखब फरमाया है हेल्थ से मुताल्लिक़, तालीम से मुताल्लिक़ और बच्चों के हेल्थ केयर से मुताल्लिक़, इस पर मुझे बहुत कुछ कहना चाहिए था, लेकिन वक्त की दामन में गुंजाइश कम नज़र आती है। फिर भी इशारों में कोशिश करूँगा कि आपके सामने बात वाज़ेह कर दूँ कि हेल्थ केयर बच्चों की माँ से जुदा नहीं है। मौजू होना चाहिए था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जिस बच्चे की सेहत की तरफ हम गुफ्तगू करेंगे, उसका वजूद दुनिया में जब आता है तो उसी वक्त उसके साथ बीमारियां शामिल होती हैं। अगर माँ सेहतमंद नहीं है तो मुमकिन ही नहीं कि बच्चा सेहतमंद हो सके, इसलिए कि बच्चे की परवरिश माँ के खून से होती है और माँ के खून में अगर वो अज्जा न हो, माँ के बदन में वो ताकत न हो जो बच्चे तक मुंतकिल की जा सके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में आने वाला नौसाइदा बच्चा हमारा कितना कमज़ोर होगा। और स्टैटिस्टिक्स में ये मालूम है कि 30% लोग ऐसे हैं बच्चे हमारे जो पैदा होते हैं जिनको लो बर्थ वेट कहा जाता है। तो ये बच्चे वो हैं जो अपनी नॉर्मल वेट से कम पैदा हुए, यानी 2.5 किलोग्राम से कम वेट के बच्चे हैं। और जब बच्चे कम वेट के हैं, जाहिर है कि बीमारियां उनको घेरती हैं।
और जब बीमारियाँ उनको घेरती हैं तो हमारे सामने सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इब्तिदा कहाँ से है? इब्तिदा वहाँ से है जहाँ माँ की सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। अगर माँ की सेहत का ख्याल रखा गया होता फिर बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती, उसके सेहत के सिलसिले में हमें तशवीश नहीं होती। और जो माँ का दूध है वही उस बच्चे की गज़ा 6 महीने तक है। अगर 6 महीने तक मुकम्मल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए तो फिर बच्चा सारी बीमारियों से महफूज है। और अगर ऐसा नहीं किया गया और दूध नहीं पिलाया गया उस बच्चे को 6 महीने तक, और ऊपर की गज़ा जो हमारे यहाँ सब कुछ होता है कि दी जा रही हो, गुट्टी भी पिलाई जा रही है और चीज़ें भी दी जा रही हैं और तमाम चीज़ें दी जा रही हैं और डब्बे का दूध भी दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है? बच्चे को बीमारी की तरफ ढकेलना है। सबसे पहला उसूल हमारे सामने जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा 6 महीने तक कुछ भी नहीं दिया जाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये 2 उसूल याद रखिए आप, बच्चा महफूज रहेगा और माँ भी महफूज रहेगी। जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार अक्सर वो होती है। 40% की तादाद ऐसी है औरतों की जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, किसी वजह से नहीं पिलाती हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? एक उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती है। इन बातों के बाद अब तालीम का मसला है, और बच्चे की तालीम व तरबियत जिसके लिए कहा गया एजुकेशन, बहुत आसान है तालीम देना, मगर बहुत मुश्किल है तरबियत देना। तालीम हर स्कूल में मिल जाएगी, तरबियत माँ के आगोश में मिलती है, तरबियत ख़ानदानों में मिलती है, तरबियत समाज के उस हिस्से में मिलती है जहाँ हम लोग ये रहते हैं। और जब हमारा समाज बेहतर नहीं होता, जब हमारा ख़ानदान बेहतर नहीं होता, हमारे लोग बेहतर नहीं होते, तो हम उसकी तरबियत भी नहीं करते। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इसी तालीम और तरबियत के लिए एक बात और कहूँगा आपके सामने, और वही बात है कि सिर्फ तालीम और तरबियत ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बल्कि तालीम और तरबियत और सेहत के लिए जो और ज़रूरी चीज़ है वो ज़रूरी चीज़ हमारे सामने ये है कि हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है। गुर्बत के साथ साथ न तालीम मिल सकती है न सेहत मिल सकती है। जो गुर्बत है हमारे माहौल में, उस गुर्बत को दूर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि तालीम और तरबियत के साथ साथ हमारे अंदर गुर्बत भी दूर है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम तमाम चीज़ों को देखते हैं मगर ये नहीं देखते कि माशरे में गुर्बत को दूर करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये जो हमारा ज़कात का निज़ाम है, ये निज़ाम इसीलिए था कि गुर्बत को दूर किया जा सके, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जिनको तालीम की ज़रूरत है उनको तालीम दी जा सके, जिनको सेहत की ज़रूरत है उन्हें सेहत दी जा सके। यही निज़ाम था हमारा। लेकिन आप देख रहे हैं कि निज़ाम हमारा दरहम व बरहम हो रहा है। क्यों दरहम व बरहम हो रहा है? ज़कात का पूरा निज़ाम जो आपके माशरे को ताकत दे सकता था वो इस वक्त क्रैक कर गया। किसको ज़कात दी जाएगी, कैसे ज़कात दी जाएगी, क्यों ज़कात दी जाएगी, आपका कोई मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं। और जब मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं है तो इसका मसरफ़ भी सही नहीं हो रहा। इसका सही मसरफ़ नहीं होगा तो हमारा माशरा भी कभी सही नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत बात देर नहीं चाहता आपका, लेकिन इस चीज़ को महसूस करें आप। और वो ये है कि जिस वर्ग में हम रह रहे हैं उस वर्ग में हमारे सामने जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो गरीब है उसकी तालीम भी मुश्किल है। गवर्नमेंट के स्कूल्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस भी ज़्यादा लेते हैं, और आपके पास अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो हम कहाँ से उसका काम पूरा कर सकते हैं। ये सब बातें हमारी नज़रों के सामने अगर रहेगी तो हम आने वाले ज़माने में इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सेहत भी, तालीम भी, तरबियत भी, और इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने समाज को और अपने माशरे को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। अगर तालीम और तरबियत रही हमारे पास तो हमारा माशरा कभी ख़तरे में नहीं रहेगा। आप देखें हमारे सामने क्या रहा कि पहचान मिट रही है। पहचान किस तरह मिट रही है? अभी उत्तराखंड में जो कानून आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबको बराबर रखा गया, लेकिन ट्राइबल्स को किनारे लगा दिया गया कि ट्राइबल्स की पहचान रखी है, इसलिए उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उन पर नाफिज नहीं हो। आप महसूस करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए था
तो फिर ट्राइबल को भी इससे अलग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ट्राइबल को अलग क्यों किया गया? उनकी शनाख्त और उनकी पहचान बाकी रही। और मुसलमानों को कहा गया कि नहीं, आपकी शनाख्त और पहचान बाकी नहीं रहेगी, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज कर दिया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज। लेकिन इसके साथ आपकी तालीम और तरबियत अगर अपनी जगह रही तो शरीयत के तोड़ने के बाद भी, शरीयत के खिलाफ कानून लाने के बाद भी शरीयत को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए कि आप समझ सकेंगे कि शरीयत की अहमियत क्या है और आपके मुआशरे की अहमियत क्या है और आपके तालीम और तरबियत की अहमियत क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तालीम और तरबियत का ख्याल एक साथ रखा जाना चाहिए। सेहत, तालीम, तरबियत और गुर्बत के खिलाफ आपकी लड़ाई सब एक साथ ही हो सकती है। मैं समझता हूँ शायद कोई और प्रोग्राम भी यहाँ होने वाला है, इसलिए मुझे इसी पैगाम के साथ आपसे रुख्सत लेना है कि तालीम के लिए, तरबियत के लिए, सेहत के लिए एक ही फार्मूला याद रखिए कि खुदा एक है, कायनात एक है। और जब खुदा और कायनात एक है तो फिर हमें भी मुत्तहिद रहना चाहिए था, बंदों को भी एक होना चाहिए था। और जब बंदे एक रहेंगे और सारी मुश्किलों को अपने मिल के दूर करना करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मुकम्मल होगी। इन्हीं लफ्ज़ात साथ मैं आपसे रुख्सत देता हूँ, तालीम और सेहत और तरबियत सबके पैगाम के साथ। शुक्रिया बहुत। डॉक्टर आसिम कुमार साहब, आज नुमाइश में जो अल हिदाया कॉलेज की जानिब से जो आपका प्रोग्राम हुआ है, आप ये प्रोग्राम किया था आपने देखिए, तो पहले मुफ्त आकाश में ये हमारा प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब 12 साल पहले से चल रहा है। हमारे फादर जो है वो इसको कराया करते थे और अब उनके इंतकाल के बाद जो है ये हमारा कॉलेज जो है वो कराता है अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो भी 2013 से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन के अलीगढ़ में एजुकेशन का बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। बीएड है, बीए, बीकॉम, ये कोर्सेज उसमें चल रहे हैं। और ये चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, बेसिकली जो चाइल्ड जो है, कहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो उसके तहत जो है अगर चाइल्ड की एजुकेशन है, चाइल्ड की हेल्थ है, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, वही तो हमारे मुस्तकबिल है। जी। ये हमारा एक मोटिव था इसका प्रोग्राम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग आए और हमारे जो चीफ गेस्ट थे बेसिकली वो भी कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। और हमारा मकसद ही उनको बुलाने का ये था कि भाई मतलब बच्चों की हेल्थ पर वो बोलें और कुछ लोगों को एडवाइस करें। उन्होंने किया भी, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने लिया। आप एजुकेशन को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ये देना चाहता हूँ एजुकेशन के रिवायत से कि भाई जब तक एजुकेशन नहीं, हमारी जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। यानी कि अगर गरीबी है, पचमानगी है, वो सिर्फ एजुकेशन से ही दूर हो सकती है। जी। एजुकेशन होगी तो सब कुछ होगा। और मेरा पैगाम भी ये है कि भी जो हमारे घरों की माएँ हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से तरबियत दें। यही हमारा एक पैगाम है और इसी पैगाम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक जिंदा हैं। जी शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।